तुम अभी तक पूरी तरह संयत न हो पाई थी। ठगी ठगी सी खड़ी थी, अचरज में डूबी। तुम्हारी गरम गरम सांसों का स्पंदन में साफ अनुभव कर रहा था। सच नहीं लग रहा। मैं जैसे शून्य में अटका हुआ था, एक विस्मय भरी प्रफुल्लता अपने में समेट नहीं पा रहा था। अरे ऐसे ही खड़े रहोगे या चलोगे भी? तुम हंस पड़ी थी जोर से। तुम्हारे हंसने की आवाज आज पहली बार सुनी थी। कितनी मोहक थी तुम्हारी हंसी। इतनी सर्दी में बिना कपड़े पहले निकल आए, देख नहीं रहे हैं कितनी ठंडी हवा चल रही है थूर थूर। तुमने मेरी बाहों को छुआ, हाथों को छुआ, हे भगवान कितनी ठंडी। तुम चीख सी पड़ी थी। उस अंधियारे में ही झटके से मैं पीछे हट गया था। तुम्हारे स्पर्श मास से मेरा सारा शरीर छनछना आया था। कहीं कोई देख लेता तो। मेरी प्रतिक्रिया पर तुम हंस रही थी, हंसती रही देर तक पागलों की तरह। आज तुम इतनी मुखर क्यों लग रही थी? अटूट एकांत की वजह से या इस अप्रत्याशित संयोग के कारण? तुम्हें देखकर कभी लगता ही नहीं था कि तुम्हारे होठों से स्वर भी फूट सकते हैं कभी, या निगाहें ऊपर उठाकर भी तुम देख सकती हो भूल से। तुम चुप थे, मैं भी। अंधकार को चीरता तभी हार्न बजा जिसकी प्रधन देर तक घाटियों में गूंजती रही। अरे हम क्यों खड़े हैं? चलिए ना, ड्राइवर रुका इंतजार कर रहा है, उससे अभी लौटना भी है। तुमने अस्कचाकर कहा और मेरी बांह पकड़कर चलना आरंभ कर दिया। तुम बहुत सट सट कर चल रही थी, हवा में उड़ी उड़ी सी। जीप की रोशनी में आप किसी आकृति देखकर पहले तो मैं चौंकी। सच नहीं लगा कि इस समय आप यहाँ हो सकते हैं। पर जो ही जीप आपकी बगल से गुजरी मैं चीख सी पड़ी। ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा तो वह कुछ समझा नहीं। रुकवाते रुकवाते भी 2 मोड़ पार हो गए। तुम बहकी बहकी सी कह रही थी, वाय में तिरती हुई सी। इस वक्त आ कहाँ रही थी? मैंने तुम्हारी ओर देखा। पटवा डांगर गई थी सोनल जीजी से मिलने। अंकल ने कहा जीप लेते जाओ, 8 बजे तक हर हालत में लौट आना, वहीं से आ रही हूँ। हमारी सोनल जीजी आपने देखी तो है ना? तुमने कुछ रुक कर पूछा। कुछ ही दिन पहले तो आई थी हमारे घर, एक्सरे के सिलसिले में। हाँ, तुम ठीक ही तो कह रही थी। मुझे याद आया, शायद मैंने देखा भी था उन्हें। उस दिन तुम आधी पढ़ाई में ही उठकर चली गई थी। डॉक्टर दत्ता भी उन्हें देखने पटवा डांगर यदा कदा जाते रहे हैं। अब कैसी हैं? मैंने पूछा था। ठीक है, अम्मा ने लिखा था जाते समय उन्हें देख आना। बीमारी के कारण बेचारी पिछले 1 साल से बरेली नहीं जा पाई। उनके पति यहीं लेब में हैं क्या? जी हाँ, साइंटिस्ट हैं। जीजा जीजी दोनों बहुत भले हैं। रिश्ते में कुछ दूर के हैं, परंतु हमें सगों से ज़्यादा मानते हैं। हम चलते रहे। तुमने पता नहीं क्या सोचकर बातों की दिशा बदल दी थी। तुम एकालाप करते हुए चली जा रही थी। सच, आप मिल गए कितना अच्छा हुआ। आज सारा दिन आपके ही बारे में सोचती रही। मल्ली ताल, तल्ली ताल, माल, लेक ब्रिज, जहाँ जहाँ गई निगाहें आपको ढूंढती रही। अभी पटवा डांगर जाते समय सड़क से आपके हॉस्टल की ओर झाँका। सच, एक चिड़िया तक नहीं दिखी। कहते कहते तुम्हारा स्वर भर आया था। अंधियारे में मैंने तुम्हारा चेहरा खोजने की कोशिश की, परंतु कुछ भी साफ नहीं दिख पा रहा था। केवल तुम्हारी टूटी आवाज आ रही थी, कंपन भरी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तुम्हारा डूबता हुआ स्वर था। न पढ़ने में मन लगता है, न खेलने खाने में ही। दिन रात अकारण परेशान रहती हूँ। एकांत में बैठकर कभी रोने को मन होता है। अपनी परेशानी में किससे कहूँ? तुम नन्ही बच्ची की तरह सचमुच रो रही थी, सिसक सिसक कर। मेरा शरीर पत्थर बन गया था। क्या कहूँ क्या न कहूँ, मुझे कुछ सूझता नहीं था। अब हम जीप के नज़दीक पहुँच चुके थे। पीली हेडलाइट्स जल रही थी। ड्राइवर परेशान था इस अप्रत्याशित विलंब के कारण। अब तक तुमने अपने दुपट्टे से जल्दी जल्दी आंसू पोंछ लिए थे। बिखरे हुए बालों को यूं ही पीछे समेट लिया था और तुम पाषाण प्रतिमा की तरह चुप थी, एकदम गूंगी सी। ड्राइवर ने कुछ कहा, परंतु तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर पहले तुम बैठी, फिर बाएं किनारे की तरफ तनिक जगह बनाकर मुझे बैठने के लिए कहा। सकचाया सा मैं चुपचाप बैठ गया था। जगह कम थी, बहुत कम, बित्ते भर की भी नहीं। जीप स्टार्ट हुई ही थी कि एक झटका लगा। मैं सामने वाले शीशे से टकरा ही गया होता यदि फुर्ती से तुमने पकड़ न लिया होता। आप आराम से बैठे न, कहते हुए तुम किंचित और परे हट गई थी। मैंने सीट के सामने सिर की तरफ लगी लोहे की छड़ जोर से जकड़ ली थी।
तुम पर तनिक भी दबाव डाले बिना मैं घुमावदार मोड़ों पर जीप के झटके सहता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कब जीप हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ी, कब उसने चुंगी ऑफिस की सीमा पार की। हॉस्टल के ऊपर सड़क पर तभी झटके से जीप रुकी। शायद तुमने ही रुकवाई होगी। उछलकर मैं उतरा। तुम्हारे चेहरे में वही गंभीरता अभी तक बनी थी, भरे हुए बादलों का सा भारीपन। मैं चलूं? तुमने कुछ भी नहीं कहा, उसी तरह देखती रही थी। सीढ़ियां उतरते नीचे चला आया, तब भी शायद तुम उसी तरह थी। कमरा खोला ही था कि पाँव के पास फर्श पर एक अंतर्देशी पड़ा था, पानी से भीगा। बाहर से ही देखकर समझ गया कि बसंत का होगा। उसने लिखा था, अम्मा को परसों मायावती अस्पताल में भर्ती करा दिया है। डॉक्टर कहते हैं जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप चिंता न करना। पिताजी ने कल लोहाघाट के डाकखाने से आपके नाम मनी ऑर्डर भेज दिया है। इस महीने का खर्च चल जाएगा। आपकी चिट्ठी न आने से पिताजी परेशान रहते हैं, अम्मा रोती रहती हैं। आप पत्र क्यों नहीं देते दद्दा? यह सब होना है, इसका एहसास था मुझे। पत्र बंद करके मैं दरवाजे के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। पता नहीं रोशनी क्यों चुभ रही थी, इसीलिए स्विच ऑफ कर अंधेरे में बैठा था। बाहर की ओर शून्य दृष्टि से ताकता रहा। छोटी दिवाली के दीप दीप्त पा रहे थे, किंतु छात्रावास की सीमा के भीतर निविड़ अंधकार था। वार्डन अपने परिवार के साथ घर गए थे मुरादाबाद। ले देकर एक चौकीदार बचा था, कल से वह भी नदारद था, जुए में मस्त होगा शायद। कमरे से यूं ही बाहर निकल आया था मैं। दरवाजे के पास लगा रात की रानी का पौधा महक रहा था। बैरक नुमा सारी इमारतें अंधेरे में डूबी थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय सैनिकों के आवास के लिए बनाई गई ये इमारतें अब छात्रावास में बदल गई थी। टिनके दरवाजे पर बाईं ओर लंबा चौड़ा धोबी घाट, जिसके अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी। नीचे बीर भट्टी वाली सड़क के ऊपर बनाया गया कामन मेस, जिसमें अब हमारी रोटियां सिकती थी। अतीत की अनेक स्मृतियां अपने में समेटे हुई थी। ठीक वैसे ही एक जीप अभी सड़क से गुजरी थी, जिस पर अभी कुछ समय पहले तुम बैठी थी। शायद तुम्हें छोड़कर वापस पटवा डांगर जा रही थी। तुम्हारा अकस्मात यूं मिलना, तुम्हारी आत्मीयता भरी बातें, तुम्हारा आंसू से भीगा चेहरा अब तक मेरी आंखों के आगे घूम रहा था। इस उपन्यास का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।